शास्त्र के अध्याय 15 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 9 का अध्ययन करना है। प्रश्न है अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में अंतर लिखिए। इसके पहले हम लोग अग्र अभिनति में पीएन संधि डायोड की कार्यविधि और पश्च अभिनति में पीएन संधि डायोड की कार्यविधि पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये यहाँ पर पढ़ना है। अग्र बायस और पश्च बायस या अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में अंतर सामने दिखाई दे रहे होंगे। पहला जो अंतर है वो इनके जोड़ने के तरीके में है। अग्र अभिनति में बैटरी का धन सिरा P क्षेत्र से और ऋण सिरा N क्षेत्र से जुड़ा होता है। P क्षेत्र और N क्षेत्र किसका है? पीएन संधि डायोड का। बैटरी का धन सिरा पीएन संधि डायोड के P क्षेत्र से और ऋण सिरा N क्षेत्र से यदि जुड़ा हुआ है तो वो अग्र अभिनति या अग्र बायस कहलाता है। पढ़ चुके हम लोग। पश्च बायस में जस्ट उल्टा हो जाता है। धन सिरा N क्षेत्र से और ऋण सिरा P क्षेत्र से जुड़ जाता है। तो ये पहला अंतर इनके जोड़ने के तरीके में है। दूसरा जो अंतर है वो है अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत कम होती है। अग्र बायस में अवक्षय परत जो बनती है पीएन संधि डायोड के दोनों तरफ उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, जबकि पश्च बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक होती है। तीसरा जो अंतर है वो है इस बायस में पीएन संधि डायोड बहुत कम प्रतिरोध आरोपित करता है। अग्र बायस में जो पीएन संधि डायोड है उसके द्वारा धारा के मार्ग में कम रुकावट डाली जाती है, या कह सकते हैं बहुत कम प्रतिरोध ये लगाता है, जबकि पश्च बायस में पीएन संधि डायोड बहुत उच्च प्रतिरोध आरोपित करता है। इसका मतलब है कि पश्च बायस एक आदर्श डायोड का प्रतिरोध अनंत होता है। पश्च बायस में आदर्श डायोड का प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि अग्र बायस में आदर्श डायोड का प्रतिरोध शून्य होता है। तो ये तीन अंतर इनमें बता सकते हैं अग्र बायस और पश्च बायस में। पहला अंतर जोड़ने के तरीके के आधार पर बताया गया है। दूसरे अंतर में अवक्षय परत की चौड़ाई बताई गई है और तीसरे अंतर में ये ज़्यादा प्रतिरोध आरोपित करता है या कम प्रतिरोध आरोपित करता है, ये इसमें बताया गया है। तो ये तीन अंतर इनमें बताए गए हैं। अगला प्रश्न जो हम लोगों को पढ़ना है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न है दिष्टकारी किसे कहते हैं? पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नंबर 1 चित्र, नंबर 2 कार्यविधि और नंबर 3 है निवेशी और निर्गत वोल्टेज का आरेख या कला आरेख किसी को कहा जाता है, या किरण आरेख किसी को कहते हैं। ये जो प्रश्न है इस अध्याय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दिष्टकारी परीक्षा में पूछा जाता है। तो दिष्टकारी चूँकि दो प्रकार के होते हैं, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इस प्रश्न में हम लोगों को दिष्टकारी की परिभाषा पढ़ना है, फिर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं दिष्टकारी की परिभाषा। यहाँ पर हेडिंग लिख लेंगे दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या है? प्रत्यावर्ती धारा या विभव को दिष्ट धारा या दिष्ट विभव में परिवर्तित करने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट धारा या दिष्ट विभव में परिवर्तित करने की जो क्रिया है वो दिष्टकरण है। और इस क्रिया के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो दिष्टकारी कहलाता है। कहने का मतलब है ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट धारा या दिष्ट विभव में परिवर्तित किया जाता है उसे दिष्टकारी कहते हैं, और इस क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। तो ये है दिष्टकारी। दिष्टकारी माने जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट धारा या दिष्ट विभव में बदल दे। ठीक है, तो ये है दिष्टकारी। ये यहाँ पर एक पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे उपयोग करेंगे उसका चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
चित्र में क्या है देखो, यहाँ पर जहाँ ये एस जैसा संकेत बना है ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। कौन सा प्रत्यावर्ती वोल्टेज? जिसको हमको दिष्ट धारा में या दिष्ट वोल्टेज में बदलना है ना। जिस वोल्टेज को दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज में बदलना है वो यहाँ पर वोल्टेज लगाया जा रहा है। तो चूंकि ये हम आरोपित कर रहे हैं इसलिए इसे निवेशी वोल्टेज कहेंगे, और जो हमें प्राप्त होगा वो निर्गत वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है। इसके आगे जहाँ पर ये टी लिखा हुआ है, ये टी क्या है? एक ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है? अपचाई ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर की ये वाली प्राथमिक कुंडली है और ये वाली दूसरी कुंडली है। तो ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया गया है। अब इस अपचाई ट्रांसफार्मर की दूसरी जो कुंडली है, इसके सिरे ए को, ये सिरा ए है, सिरे ए को यहाँ पर ये डायोड लगा है। देखो पीएन संधि डायोड का निशान ऐसी बनाती है ना। तो ये तीर का निशान जो इसमें बना हुआ है डायोड में, काला काला जो दिख रहा है, ये पी क्षेत्र को, और ये जो सीधी रेखा यहाँ पर बनी हुई है इस प्रकार से, ये एन क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो ए को जो ट्रांसफार्मर का जो द्वितीयक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली के सिरे ए को पी से जोड़ा है। देखो पी मतलब तीर के निशान से, और डायोड के एन क्षेत्र को ये इधर से ऐसे लाते हुए कहाँ से जोड़ दिया है? ये एक क्या लगाया है यहाँ पर? प्रतिरोध लगाया है। फिर प्रतिरोध के बाद ये बी क्षेत्र से लाके यहाँ पर जोड़ दिया गया है। ठीक है। तो डायोड यहाँ पर ध्यान रखना है, डायोड कहाँ पर लगा है? ये जहाँ पर ये डी लिखा हुआ है। तो इस डी जहाँ पे लिखा है इसमें जो तीर का निशान बना हुआ है ये पी क्षेत्र है। पी को किससे जोड़ा है? ए से, और जो सीधी लाइन यहाँ पे बनी हुई है एन है, एन को किससे जोड़ा है? आगे चल के एक प्रतिरोध से जोड़ा है, और उस प्रतिरोध को आगे चल के बी सिरे से जोड़ा है। तो ये इस प्रकार से इनको जोड़ा है। इन्हीं प्रतिरोधों के दोनों सिरों पर यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? ये यहाँ पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। तो ये इतनी चीज़ें इसमें जुड़ी हैं। एक निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है, अपचाई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, और एक प्रतिरोध लगा हुआ है। इतनी चीज़ें इसमें चित्र में बनी हुई हैं। अब इसकी कार्यविधि देखते हैं। तो कार्यविधि को देखने से पहले यहाँ पर बना लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा को। प्रत्यावर्ती धारा का जो आरेख है, जो ग्राफ है, वो ऐसे बनता है। इस प्रकार का ग्राफ बनता है ना प्रत्यावर्ती धारा का। यहाँ पर ध्यान देना है कि जहाँ पर ये एस जैसा संकेत बना हुआ है चित्र में, ये क्या है? निवेशी वोल्टेज यहाँ से दिया जाता है। माने जिस वोल्टेज को बदलना है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो ऊपर जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में देख सकते हैं ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कौन सा भाग है? ये धन वाला भाग है। और नीचे जब आ जाएंगे तो ये वाला भाग कौन सा है? ऋण वाला भाग है। तो प्रत्यावर्ती धारा जब इस पर आरोपित करते हैं, किस पर आरोपित कर रहे हैं? बीच में ट्रांसफार्मर लगा है तो ट्रांसफार्मर पर आरोपित करेंगे। ट्रांसफार्मर पर जब ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं तो ट्रांसफार्मर की जो दूसरी कुंडली है, द्वितीयक कुंडली कौन सी है? ये जहाँ पर मैंने अभी तीर का निशान लगाया, ये है द्वितीयक कुंडली। तो इस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरों पर विभवांतर, प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। प्रथम अर्धचक्र जब जाता है, प्रथम अर्धचक्र कौन सा है? ऊपर जो आरेख बना हुआ है उस पर तीर का निशान ये जहाँ पर मैंने लगाया, ये है प्रथम अर्धचक्र। प्रथम अर्धचक्र कहाँ तक कहलाता है? ये यहाँ तक, जहाँ मैंने अभी लाइन खींची है, यहाँ तक प्रथम अर्धचक्र है। तो प्रथम अर्धचक्र जब जाता है तो ये जो सिरा ए है ये क्या हो जाता है? ये धनात्मक विभव पे और सिरा बी ऋणात्मक विभव पर हो जाता है। या कह सकते हैं सिरा ए सिरे बी की अपेक्षा धनात्मक विभव पर हो जाता है। तो जब ये सिरा ए धनात्मक विभव पे हो गया तो सिरा ए किससे जुड़ा है? डायोड के पी क्षेत्र से। तीर का निशान पी क्षेत्र है, तो जो सिरा ए है वो धनात्मक हो गया, और सिरा ए किससे जुड़ा है? डायोड के पी क्षेत्र से। तो हम जानते हैं कि जब पी क्षेत्र धन से जुड़ता है तो डायोड अग्र अभिनति में हो जाता है। तो यहाँ पर यही होगा, जो डायोड का पी क्षेत्र है वो बिंदु ए से जुड़ा है, और बिंदु ए कैसा हो गया? धनात्मक हो गया। तो धनात्मक सिरे से जुड़े होने के कारण
ये डायोड कैसा हो जाता है, अग्र अवनति में आ जाता है। और अग्र अवनति में जब ये आ जाएगा तो इस डायोड में से धारा बहने लगेगी और वो धारा हमको यहाँ पर, ये जहाँ पर निर्गत वोल्टेज लिखा हुआ है यहाँ पर, वो हमको वोल्टेज के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, देखो यहाँ पर मैं एक दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ। ये जो दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ ये निर्गत के लिए है। निर्गत माने जो हमको प्राप्त होगा उस वोल्टेज के लिए। तो दिया हमने, देखो कौन सा, ये ऊपर वाला अर्धचक्र दिया है और हमको धारा प्राप्त हो गई। तो कैसा चक्र प्राप्त होगा, ये ऊपर वाला चक्र हमको ऐसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ध्यान देना है। अब द्वितीय अर्धचक्र जाएगा। तो द्वितीय अर्धचक्र कौन सा है, ऊपर जो आरेख बना हुआ है उसमें अभी देखो ये मैंने तीर का निशान लगाया है, ये द्वितीय अर्धचक्र है। ये द्वितीय अर्धचक्र किस तरफ है, रेखा से नीचे है, मतलब ऋणात्मक है ये। तो जब ये द्वितीय अर्धचक्र जाता है तो जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का सिरा ए जो पहले धन का हो गया था वो अब कैसा हो जाता है, अब वो ऋण का हो जाता है। तो सिरा ए जब ऋण का हो गया और पी क्षेत्र ऋण से जुड़ गया, मतलब कैसा हो गया, अब ये डायोड पश्च अवनति में आ जाता है। पश्च अवनति में हम जानते हैं कि तुरंत धारा प्रवाहित नहीं होती, बहुत देर तक तापीय उत्तेजन होता है। उस तापीय उत्तेजन के बाद फिर उसमें धारा बहती है, तब तक अगला चक्र आ जाएगा। तो इसीलिए द्वितीय अर्धचक्र जब गया ऋणात्मक वाला, तो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा ए बी की अपेक्षा अधिक ऋणात्मक हो गया। जो पहले धन का हो गया था वो अब ऋणात्मक हो गया, तो सिरा ए ऋणात्मक हो गया और ये डायोड के पी क्षेत्र से जुड़ा है, मतलब पी क्षेत्र ऋण से जुड़ गया। इसका मतलब वो पश्च अवनति में आ गया। जानते हैं ना कि पी क्षेत्र जब धन से जुड़ता है तो अग्रवनति होता है, पी क्षेत्र जब ऋण से जुड़ता है तो पश्च अवनति। तो डायोड यहाँ पश्च अवनति में आ गया, इसलिए इस डायोड से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी चक्र प्राप्त नहीं होता। अब तीसरा चक्र जाएगा। तीसरा चक्र कौन सा है, तो ये ऊपर वाले ग्राफ में देखना है। देखो ये ऊपर वाले ग्राफ में जहाँ पर मैंने अभी तीर का निशान लगाया है, ये है तीसरा चक्र। तो तीसरा चक्र फिर से लाइन के ऊपर है, मतलब धनात्मक है। धनात्मक है, इसका मतलब फिर से द्वितीय कुंडली का सिरा ए फिर से धनात्मक हो जाएगा। और सिरा ए धनात्मक हो गया मतलब डायोड डी का पी क्षेत्र धन से जुड़ गया। धन से जुड़ गया मतलब फिर से डायोड अग्र अवनति में आ जाएगा, और अग्र अवनति में आएगा तो फिर से डायोड में से धारा प्रवाहित होने लगेगी। डायोड में से धारा बहेगी तो प्रतिरोध में से धारा किस तरफ बहेगी, एक्स से वाई की ओर। पहली बार भी धारा एक्स से वाई की ओर बही थी, दूसरी बार भी धारा एक्स से वाई की ओर बह रही है, मतलब ये ऊपर हमको ऐसे अर्धचक्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बीच में यहाँ पर दोनों चक्रों के बीच में देख सकते हो, यहाँ पर बीच में क्या है, जगह छूटी है। ये जगह किस लिए छूटी है, क्योंकि ऋणात्मक वाले अर्धचक्र में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हुई, इसलिए बीच में जगह छूट गई। तो यहाँ पर कार्यविधि से समझ में आ गया होगा कि प्रथम अर्धचक्र जब गया तो धारा बही, द्वितीय अर्धचक्र जब गया तो धारा नहीं बही उसमें, जब तीसरा अर्धचक्र गया तो फिर से धारा उसमें प्रवाहित हुई। इसका मतलब है आधे चक्र में धारा प्राप्त हो रही है और आधे चक्र में धारा प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये कौन सा दिष्टकारी होगा, ये अर्ध तरंग दिष्टकारी होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसकी कार्यविधि इसमें लिखना है। यहाँ पर आपको चित्र बनाने के बाद ये कार्यविधि हेडिंग लिख लेना है। फिर जैसा जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही वैसा देखो यहाँ पर कार्यविधि में लिखा हुआ है कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में वोल्टेज लगाते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच में भी वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। प्रथम अर्धचक्र में सिरा ए सिरा बी की अपेक्षा धनात्मक विभव पे होता है, बताया ना मैंने, पहले अर्धचक्र में ए धन का हो जाता है। तो इस स्थिति में डायोड अग्रबायसित हो जाता है, जिससे लोड आरएल में एक्स से वाई की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जो चीज़ें मैंने आपको कार्यविधि में बताई हैं अभी चित्र में, वही सब चीज़ें यहाँ पर कार्यविधि में लिखी हुई हैं। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है, जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है उस वोल्टेज के मान को निवेशी वोल्टेज के मान को घटाने या बढ़ाने पर उसका मान भी क्या होता है, घटता या बढ़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही यहाँ पर कार्यविधि में लिख दी गई हैं। मैंने जो आपको चित्र में अभी बताई हैं वही सब चीज़ें।
ये द्वितीय अर्ध चक्र के लिए देखो वैसे सब लिखा है। ठीक है, फिर लास्ट में बता देना है कि आगे यही क्रम चलता रहता है। अंतिम जो हेडिंग इसमें बचती है वो है निवेशी और निर्गत के बीच, निवेशी और निर्गत वोल्टेज का आरेख। तो यहाँ पर देखो ग्राफ या आरेख बना हुआ दिख रहा होगा। देखो ये ग्राफ या आरेख ठीक वैसा ही बना है जैसे मैंने ऊपर चित्र में जब कार्य विधि समझाई थी उस समय जब मैंने ऊपर और नीचे दो ग्राफ बनाए थे, उसी प्रकार के ग्राफ यहाँ पर देखो बने हुए हैं। ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये निवेशी वोल्टेज के लिए है। निवेशी वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जैसे मैंने ऊपर कार्यविधि समझाते समय ग्राफ बनाया था वही ग्राफ बना हुआ है। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा बनी है। फिर मैंने एक ग्राफ और नीचे बनाया था, है ना, उसमें बताया था मैंने कि इस चक्र में धारा बह रही है, फिर बीच में गैप छूटेगा, फिर इस चक्र में फिर धारा बहेगी, फिर गैप छूटेगा। माने आधे चक्र में धारा बहेगी, आधे चक्र में धारा नहीं बहेगी। मतलब आधे चक्र में वोल्टेज प्राप्त होगा, आधे चक्र में वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, फिर आधे चक्र में वोल्टेज प्राप्त होगा, फिर आधे चक्र में वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। तो जो दो ग्राफ मैंने ऊपर बना के बताए थे उन्हीं ग्राफों को यहाँ बनाया गया है। पहला ग्राफ निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए है और दूसरा ग्राफ जो हमको वोल्टेज प्राप्त होता है, जो निर्गत प्राप्त होता है, उसके लिए है।